आज हम लखनवी अंदाज पाठ पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं यशपाल जी। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। लखनवी अंदाज यह पाठ गद्य की व्यंग्य विधा के अंतर्गत आता है। वास्तव में यशपाल जी ने यह पाठ यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। अब सामंती वर्ग यहाँ पर मतलब जो स्वतंत्रता के पूर्व यह वर्ग हुआ करता था, जिनके पास काफ़ी सारी रियासतें हुआ करती थी और इसीलिए उनका जीवन भी उच्च श्रेणी का हुआ करता था। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अब यह जो व्यवस्था नहीं रही, फिर भी कुछ लोग आज उस प्रकार की बनावटी शैली का जीवन जी रहे हैं। अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। लखनवी अंदाज। अब लखनऊ में अधिकतर कौन से लोग रहते हैं? नवाब। अब उन नवाबों का एक विशिष्ट अंदाज होता है, इसलिए पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल मतलब केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द का स्थान। फुंकार मतलब तेज आवाज़ करना। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुफस्सिल मतलब जो मुख्य शहर होता है उसके आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ पर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन बिल्कुल जो है चलने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वह विसल दे रही थी अर्थात फुंकार रही थी, और जो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम भी कम लगते थे और लेखक को अधिक दूर भी नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने भीड़ से बचकर मतलब उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का डिब्बा कैसा होगा, खाली होगा, इसलिए उन्होंने वो सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। उसके दो कारण थे। पहला कि वह अपनी कहानी के संबंध में सोचने के लिए एकांतता चाहते थे, और दूसरा वह खिड़की के पास बैठकर खिड़की के बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारना चाहते थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश मतलब सज्जन व्यक्ति बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया और हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब देखिए लेखक कहते हैं कि गाड़ी छूट रही थी और जैसे ही लेखक उस सेकंड क्लास के डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़े तो उनके जो विचार के बिल्कुल वह अनुमान के बिल्कुल प्रतिकूल था, अर्थात जो डिब्बा निर्जन नहीं था, उसमें कोई पहले से ही बैठा हुआ था। जो कौन थे? एक नवाब थे जो वहाँ एक बर्थ पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक तौलिए पर दो खीरे रखे हुए थे और जैसे ही लेखक उस डिब्बे में जैसे ही चढ़े तो उनकी आंखों में जो एक असंतोष सा दिखाई दिया। लेखक सोचने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने सोचा शायद यह व्यक्ति भी अपनी कहानी की चिंता में हो या फिर जैसे कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु। अब यहाँ पर अपदार्थ मतलब नगण्य, क्योंकि आमतौर पर जो खीरा जो है आम लोग उसे खाते हैं, क्योंकि विशिष्ट लोगों के तो शौक बड़े बड़े होते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि
शायद वो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु मतलब नगण्य वस्तु को एक दूसरे सज्जन के सामने कैसे खाएं, इस बात का उन्हें संकोच हो। उन्होंने नवाब से संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। ऐसे में नवाब साहब ने क्या किया, उन्होंने भी अपना आत्मसम्मान बचाना ठीक समझा और उन्होंने भी अपनी आंखें चुरा ली। यहाँ पर देखिए, हम चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से नवाब साहब और लेखक एक दूसरे के आमने सामने ट्रेन में एक दूसरे के आमने सामने के बर्थ पर बैठे हुए हैं और जो नवाब साहब हैं उनके सामने जो है तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए हैं। और यदि हम चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, अब जो हम जितना पैसेज पढ़ चुके हैं उसके आधार पर प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, लेखक यशपाल जी ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ते समय लेखक का क्या अनुमान था? थर्ड, लेखक के डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब के भावों में क्या परिवर्तन हुआ? फोर्थ, लेखक ने नवाब साहब से संगति करने के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाया? विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है कि यह जितना हम पैसेज हम पढ़ चुके हैं, जितना पाठ पढ़ चुके हैं, उसको फिर से पढ़ना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। साथ ही साथ जो पढ़ाते समय मैंने जिन कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं उनको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया हो और अब गवारा ना हो कि कोई शहर का कोई सफ़ेद पोश अर्थात सज्जन व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में, मंझला दर्जा मतलब जो है सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह जनाब, ओह नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाबर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? अब यहाँ पर देखिए, ठाली बैठे मतलब बिना काम के खाली बैठना। तो लेखक कहते हैं कि जो कि आमतौर पर लेखकों की आदत होती है कि जब भी वो खाली बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कल्पना में डूब जाते हैं। उसी प्रकार लेखक भी खाली बैठे बैठे कल्पना कर रहे थे और वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों का अनुमान लगाने लगे। अब उन्हें लगा, जब उन्होंने अनुमान लगाया तो उन्हें लगा कि शायद इन्होंने भी अकेले यात्रा कर सकने के लिए और किफ़ायत मतलब बचत के हिसाब से उन्होंने भी सेकंड क्लास का, बचत के हिसाब से उन्होंने भी सेकंड क्लास का ही टिकट खरीद लिया होगा। और अब उनको यह मंजूर नहीं होगा, गवारा मतलब मंजूर, कि उन्हें मंजूर नहीं होगा कि कोई अन्य भद्र व्यक्ति या अन्य सज्जन पुरुष उनको सेकंड क्लास के डिब्बे में देखे। और वो कहते हैं कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए, रास्ते में खाने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब वह किसी अन्य दूसरे सज्जन व्यक्ति के सामने वो खीरा कैसे खाएं, तो यह उनको संकोच होगा। अब लेखक कहते हैं कि हम कनखियाँ मतलब जो है छिपी नज़रों से वह नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की बाहर देखने का नाटक करने लगे और फिर उन्होंने अचानक जो है अपना रवैया बदल लिया और कहा, ओ नवाब साहब ने सहसा संबोधन किया, आदाबर्ज,
और जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने अचानक उनका जो असंतोष उनके चेहरे पर स्पष्ट दे रहा था। उन्होंने अपना भाव जो है वह उनका तुरंत चेंज हो गया, बदल गया, और उन्होंने नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा कि जनाब क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। अब यहाँ पर देखिए कि नवाब का जो सहसा भाव परिवर्तन, कि अचानक से उनका जो भाव परिवर्तन उनको अच्छा नहीं लगा, भाव परिवर्तन उनका होना, और उन्होंने यह भाप लिया, मतलब वह ताड़ लिया कि जो नवाब साहब है वह अपना गुमान अर्थात भ्रम बनाए रखने के लिए उन्हें भी जो खीरा खाने की जो मामूली हरकत है उसमें लथेड़ लेना, मतलब उस हरकत में लेखक को भी शामिल कर लेना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाइए, अर्थात आप खाइए। अब मैं इस पैसेज के आधार पर आपको प्रश्न पूछूंगी, तो चलिए प्रश्न लिखिए। लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच का क्या अनुमान लगाया? सेकंड, नवाब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा क्यों नहीं लगा? नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर मतलब चुबाकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात मतलब सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से मतलब विशिष्ट ढंग से तौलिए पर सजाते गए। अब यहाँ पर देखिए नवाब साहब ने क्या किया, एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। फिर तौलिया निकाला, तौलिया लिया, उसको झाड़ करके सामने बिछा लिया। फिर जो सीट के नीचे जो लोटा भर पानी का लोटा रखा हुआ था वह लोटा उठाया, खीरों को खिड़की से बाहर धोया और फिर तौलिए से पोंछ लिया और फिर जेब से चाकू निकालकर उन दोनों जो खीरे के दोनों सिरों को निकाल करके उसे गोद दिया। अब ये गोदा क्यों जाता था कि जिससे जो है खीरे की कड़वाहट निकल जाती है। फिर उन्होंने खीरों को बड़े ही सावधानी पूर्वक एक विशिष्ट अंदाज से, नवाबी अंदाज से वह एक एक फाकों को जो है तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा मतलब चेहरे के हाव भाव और जबड़ों के स्फुरण मतलब जबड़ों का हिलना से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। रसास्वादन मतलब रस के आस्वाद लेने की कल्पना से प्लावित हो रहा था, मतलब पानी से भर रहा था। हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब यहाँ पर देखिए कि जो लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले होते हैं वह आमतौर पर उसके खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, इसलिए वह खीरे के साथ ग्राहक को जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी दे देते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने क्या किया, जब उन फाकों को उन्होंने
करीने से उस पर तौलिए पर रखा, फिर उस पर जो जीरा मिला, नमक और मिर्च की जो पुड़िया थी उसको खोलकर वह जो है उस पर बिखेर दिया या उस पर बुरक दिया। और बुरकने के बाद वो जब ये सब कुछ जब वह कर रहे थे तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनके हर एक चेहरे के हाव भाव और जबड़ों के हिलने से यह स्पष्ट था कि वह जो है खीरे के आस्वाद की कल्पना से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। और लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से, हम छिपी नज़रों से उनको देख रहे थे और लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं लेकिन जो है अब असलियत पर उतर आए हैं। फिर उन्होंने, नवाब साहब ने फिर एक बार जो है लेखक की ओर देखा और कहा कि वल्लाह शौक फरमाइए, शौक कीजिए कि यह सचमुच आप भी लीजिए कि यह क्या है, लखनऊ का बालम खीरा है। ये जो है एक विशिष्ट जाति होती है, तो बोले लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। अब देखिए लेखक कहते हैं कि नमक मिर्च छिड़क देने के बाद वह जो पानीदार, जो देखो छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, पानीदार दिखाई देने लगती हैं चीज़ें। जब उस पर नमक मिर्च बुरक दिया जाता है तो खीरा उसी तरह से पानीदार दिखाई देने लगा। अब जो पनियाती फाके देख कर के लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, और लेकिन वह जो पहली बार पूछने पर वह इनकार कर चुके थे, इसलिए अब उन्होंने अपना आत्मसम्मान बचाए रखना ही उचित समझा और उन्होंने उन्हें नवाब साहब को उत्तर दिया कि नहीं, कुछ तलब भी महसूस नहीं हो रही है और साथ ही साथ मेरा जो मैदा मतलब मेरी जो पाचन शक्ति है वह भी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए आप खाइए। अब आप इस पैसेज पर आधारित प्रश्नों को लिखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लिखिए। नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी का जो चित्र प्रस्तुत हुआ है उस प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड, नवाब साहब द्वारा लेखक को फिर से पूछे जाने पर लेखक ने इनकार क्यों कर दिया? नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, सतृष्ण मतलब प्यासी, आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन मतलब रस का स्वाद लेना कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब ने क्या किया कि पहले तो वह खिड़की से बाहर उन्होंने खिड़की से बाहर स्थिति देखकर स्थिति पर गौर करने लगे। उसके बाद उन्होंने दीर्घ निश्वास मतलब एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने क्या किया, खीरे की एक फाक को उठाया, फिर होठों तक लेकर गए और उसके सिर्फ सुगंध से ही रसास्वादन मतलब उसके रस का स्वाद ले लिया और क्या किया, उस फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसे वो सभी एक एक करके सभी फाकों को अपने ओंठों तक ले जाते गए। फिर उसके सिर्फ सुगंध मात्र से उन्होंने अब जो है उसका रसास्वादन किया और उस फाक को फेंक दिया। ऐसे एक एक करके उन्होंने सारी फाकें खिड़की से बाहर फेंक दी। अब जो नवाब साहब ने और बड़े ही अपने जो नवाबी ढंग से फाकों को फेंकने के बाद जो है अपने हाथों को तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और
ऐसा जब वो कर रहे थे तो लेखक कहते हैं कि उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो वह मुझसे कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। वास्तव में ये ऐसा करके क्या करना चाहते थे, यह लेखक पर अपने अमीरी की धाक जमाना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने इस जो प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मान लो उन्होंने अपनी जो रईसी की छाप जो है लेखक पर जमा दी हो। धाक, रईसी का जो धाक होता है वह उन्होंने उस पर जमा दी हो लेखक पर, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, नवाब साहब का खीरे सूंघ कर बाहर फेंक देना उनके किस स्वभाव को दर्शाता है? नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम मतलब उनके सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा। खम कर लेना मतलब झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत मतलब स्वच्छता, और नज़ाकत मतलब कोमलता। अब यहाँ पर देखिए कि जब वो नवाब साहब वो खीरे की जो तैयारी है उसे थक कर जब लेट गए तो लेखक कहते हैं कि हमें उनके सम्मान में अपना सिर झुका लेना पड़ा और उन्हें सोचा कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, मतलब यह है जो खानदानी तरीका और जो उनका ढंग। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस मतलब बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई ना दे तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब देखिए, वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि हम उनके खीरे खाने के तरीके को गौर कर रहे थे। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से जो संतुष्ट होने का तरीका, यह बढ़िया कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर मतलब क्या पेट भर सकता है? पेट की भूख शांत हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील मतलब भारी, जो नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब देखिए कि उन्होंने जो खीरा तो खाया ही नहीं, ऊपर से उन्होंने एक जो है ऊंची डकार दी। अब डकार कब आती है? जब पेट भर जाता है तो डकार आती है ना, तो वैसे उन्होंने ना खाए डकार दी। और नवाब साहब ने, जैसे लेखक कहता है कि मानो डकार देते वक्त वो हमारी ओर देख करके कह रहे हो कि खीरा लजीज होता है, मतलब लाजवाब होता है, लेकिन होता है थोड़ा भारी, जो मैदे मतलब हमारी पाचन शक्ति पर बोझ डाल देता है। अब ऐसा क्यों उन्हें लगा होगा? क्योंकि जो लेखक ने को जब नवाब साहब ने पहली बार खीरा खाने के लिए पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि जो है मेरा मैदा भी कुछ कमज़ोर है, अर्थात मेरी पाचन शक्ति कुछ कमज़ोर है। इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि मानो उनसे कह रहे हो कि खीरा लजीज होता है, परंतु यह क्या करता है, मैदे पर बोझ डाल देता है, अर्थात पाचन शक्ति पर के लिए भारी होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब यहाँ पर देखिए, जब नवाब साहब को बिना खाए ही डकार आ गई तो लेखक ने सोचा कि जब सिर्फ खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो क्या बिना विचार और घटना और पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? वास्तव में कहानी का मतलब क्या है कि जो क्या हुआ उसे कहना, और यदि पात्र ही नहीं होंगे तो घटना कैसे घटेगी, और घटना ही नहीं होगी तो कहानी कैसे लिखी जाएगी? परंतु लेखक ने, यशपाल जी ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने नवाब साहब के जो
तरीका था उसको देख करके उन्होंने यह बात कही कि यदि बिना खाए जो है डकार आ सकती है तो बिना पात्र और घटना के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब जो है इस पर क्वेश्चन लिखिए। क्या बिना विचार और घटना से कहानी लिखी जा सकती है? लेखक यशपाल जी ने ऐसा क्यों कहा? इस तरह यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आपको पाठ पढ़ना है और पाठ पढ़ाते समय मैंने जो भी कठिन शब्द बताए हैं उन शब्दों के अर्थ लिखना है। साथ ही साथ इन प्रश्नों के उत्तर भी अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।